हेलो एवरीबॉडी। आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ। अपने टॉपिक का नाम है कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसको DSM-5 में फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। DSM-5 के अकॉर्डिंग एन इलनेस ऑफ सिम्टम्स, जो कि मोटर भी हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं और विसरल भी हो सकते हैं, विच सजेस्ट अनदर मेडिकल कंडीशन। ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल कंडीशन है उन सिम्टम्स को देख के, कॉज बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लेकिन असल में वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होती है ये इलनेस। बिकॉज द इलनेस इज प्रिसीडेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स और अदर स्ट्रेसर्स, क्योंकि ये इलनेस के शुरुआत में क्या होता है, कोई इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई स्ट्रेसर्स रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात यह है कि ये नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा कभी कभी ऐसे सिम्टम्स को देख के लगता है कि ये तो अरे ये पेशेंट जो है ये जानबूझ के प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या। जब सारे रिजल्ट्स जो हैं सब ठीक आ रहे हैं, जो मेडिकल टेस्ट जो हैं सब ठीक आ रहे हैं, तो ये क्या जानबूझ के प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करते पेशेंट, उनको सही में दिक्कत होती है। गेन इज़ साइकोलॉजिकल, और जो भी उनका गेन है वो साइकोलॉजिकल रहता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी गेन भी होता है उसमें, सेकेंडरी गेन भी होता है, लेकिन जो गेन है वो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड रहता है। अब देखते हैं टर्म कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का टर्म, जो कन्वर्जन जो टर्म दिया था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और सिम्टम्स रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मन में अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो कई बार पेशेंट खुद भी अवेयर नहीं होता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक टर्म कन्वर्जन उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड जो थे साइकोएनालिस्ट, उन्होंने दिया था। अब आते हैं मोटर सिम्टम्स, सेंसरी डेफिसिट्स और विसरल सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स आपके सूडो सीजर्स हो सकते हैं, ओपिस्थोटोनस जो आर्किंग ऑफ बैक वो होता है, फॉलिंग, वीकनेस। सेंसरी डेफिसिट्स, मिड लाइन एनेस्थीसिया, एक पूरे मिड लाइन की तरफ का जो पार्ट है उसमें उसमें कोई सेंसेशन नहीं वो आती है एक पार्ट में पूरे में, और ऑलमोस्ट मिड लाइन रहती है। जो एनेस्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, जैसे हैंड्स है, फीट है, उनमें डिक्रीज सेंसेशन रहता है या टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। फिर विसरल सिम्टम्स, साइकोजेनिक वोमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, नॉशियस लगना, और स्यूडोसाइसिस। ये तो एक टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें ऐसा पेशेंट को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है। और डायरिया हो गया, सिनकोप हो गया, तो ये सब विसरल सिम्टम्स हो गए। अब इटियोलॉजी, साइको एनालिटिकल थ्योरी पे आते हैं। रिप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ एंग्जाइटी इनटू अ फिजिकल सिम्टम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट पेशेंट के दिमाग में चल रही है तो वो कन्वर्ट हो जाती है घबराहट में, घबराहट के सिम्टम्स में, और किसी भी फिज़िकल सिम्टम में, चाहे वो पेन सिम्टम हुआ या अपन ने जो देखा मोटा सिम्टम, सेंसरी डेफिसिट्स, विसरल सिम्टम्स, उसमें जो ये अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से ऐसे इस सिम्टम में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोहिबिशन ऑफ विश एक्सप्रेशन, ये जो किस कारण होता है, ये जो सिम्टम क्यों होता है कि कोई भी जो पेशेंट की ख्वाहिश है तो उसका अगर प्रोहिबिशन हो रहा है, कोई उसकी डिज़ायर है तो वो प्रोहिबिट की जा रही है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आउटर वर्ल्ड में, अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा है, वो अंदर ही अंदर दबा के रखा हुआ है, तो उससे फिर ये फिज़िकल सिम्टम्स उत्पन्न होने लग जाती हैं।
Symptoms allow partial expression of the forbidden wish but disguise it so that the patients can avoid consciously confronting their unacceptable impulses. तो सिम्टम्स अलाउ पार्शल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरबिडन विश बट डिस्गाइज इट, वो जैसे जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो बदल के रूप अपना रूप बदल के ही एक्सप्रेस होती है, सो डैट द पेशेंट्स कैन अवॉइड कॉन्शियसली कन्फ्रंटिंग देयर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, जिससे पेशेंट अपनी अवेयरनेस में होके उन इम्पल्सेस को उसको दिक्कत ना हुए कन्फ्रंट करने में, अपनी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को, जो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स हैं उनको कन्फ्रंट करने में उसको दिक्कत ना जाए. लर्निंग थ्योरी. क्लासिकली कंडीशन लर्न बिहेवियर. अब लर्निंग थ्योरी में क्या आता है कि हमने पहले से ही ये ऐसा लर्न बिहेवियर हमने ये सीखा है, चाहे पेरेंट्स से, चाहे इमिटेशन से, तो और कंडीशन हो गया है हमारा ये बिहेवियर. Symptoms of illness learned in childhood like vomiting, nausea, means of coping in a particular situation or place. और ये एक तरीके का means of coping बन जाता है in a particular situation. और symptom of illness क्या होते हैं? like vomiting है, nausea है. जैसे कई बार छोटे बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि अगर उनको स्कूल नहीं जाना तो अचानक से उनको घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, उल्टी जैसा लगने लग जाता है, पेट में दर्द हो जाता है. तो वो एक तरीके का लर्न बिहेवियर हो गया उनका कि हाँ कहीं से उन्होंने देखा और फिर एक तरीके का कंडीशन रिफ्लेक्स बन गया उनका कि हाँ जब भी स्कूल का नाम लेंगे तो उनको अचानक से पेट में दर्द होने लग जाएगा. तो वो इस तरीके से मीन्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी उनकी बन जाती है कि हम किसी तरीके से हम स्कूल ना जा पाएँ. फिर सेंसरी सिम्टम्स. स्टॉकिंग एंड ग्लव एनेस्थीसिया ऑफ हैंड्स और फीट. तो इस तरीके की एनेस्थीसिया होती है कि फीट में होती है और जिस हैंड में होती है. तो इसलिए जैसे स्टॉकिंग तो हम पैरों में पहनते हैं, ग्लव्स जो हैं हाथों में पहनते हैं, तो उतने ही एरिया में एनेस्थीसिया मतलब सेंसरी सेंसेशन फील नहीं होता. हेमी एनेस्थीसिया ऑफ द बॉडी मतलब हाफ ऑफ द बॉडी में सेंसेशन नहीं महसूस होती है. बिगनिंग प्रिसाइसली अलॉन्ग मिड लाइन. और प्रिसाइसली अलॉन्ग मिड लाइन कई बार पेशेंट जैसे ओपीडी में भी कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे तो एकदम जो बीच से है, बीच से इधर का हिस्सा, लेफ़्ट साइड का हिस्सा या राइट साइड का हिस्सा एकदम शून्य पड़ गया है. तो इस सिम्टम को हम हेमी एनेस्थीसिया बोलते हैं. अब मोटर सिम्टम्स. मूवमेंट्स जनरली वर्सन व्हेन अटेंशन इज़ कॉल्ड टू देम लाइक टिक्स, वीकनेस. और जब भी जैसे उनको कहते हैं कि हाँ अरे मतलब कोई भी उस पर फोकस करता है, जैसे डॉक्टर भी फोकस करते हैं या कोई और बाहरी आदमी मतलब फैमिली मेम्बर फोकस करता है, तो वो ऐसे जो मूवमेंट्स हैं वो और बढ़ जाते हैं. फॉलिंग बट नॉट गेटिंग इंजर्ड, कि फॉल तो कर रहे हैं लेकिन चोट नहीं लग रही है. और ऐसे केस में रिफ्लेक्सेस जो होते हैं अपने नॉर्मल रहते हैं. फिर सीजर्स, सूडो सीजर्स इसमें आते हैं क्योंकि इसमें टंग बाइटिंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नॉट प्रेजेंट, प्यूपिलरी और गैग रिफ्लेक्सेस आर रिटेन्ड आफ्टर सूडो सीजर. तो ये सूडो सीजर की तरह आते हैं. इसमें जो एक्चुअल सीजर है वो नहीं आता है, सूडो सीजर का फिनोमिनन होता है इसमें. फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. प्राइमरी गेन क्या होता है इसमें? कॉन्फ्लिक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स. पेशेंट इज रिलीव्ड बाय ऑफ एंग्जाइटी by keeping the conflict outside his or her awareness because the conflict is converted into symptom. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी गेन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स. पेशेंट इज रिलीव्ड ऑफ एंग्जाइटी, और जो अंदरूनी एंग्जाइटी है, अंदरूनी उनकी घबराहट हो रही है, वो उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है. बाय कीपिंग द कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड हिज और अवेयरनेस. उनको खुद ही पता नहीं रहता कि उनके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंडरी गेन, सिक रोल. पेशेंट सिक रोल अटेंड कर लेते हैं कि अरे हम तो बीमार हैं. क्यों? कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग अदर्स
बीइंग एक्सक्यूज फ्रॉम वर्क और डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशंस। कोई कोई मुसीबत आ पड़ी है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचना चाह रहे हैं, तो वो एक सिक रोल अटेंड कर लेते हैं कि हम तो इतना काम नहीं कर पाएंगे, हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो बीमार पड़ गए। अब लाबले इंडिफरेंस, पेशेंट सीम्स टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट वॉट अपीयर्स टू बी अ मेजर इम्पेयरमेंट। और कभी कभी ये इलाबले इंडिफरेंस देखा गया है इन पेशेंट्स में कि जैसे मान लीजिए किसी की आवाज़ चली गई, एफोनिया हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई आवाज़ अचानक से कैसे चली गई, लेकिन पेशेंट कई बार इतना ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहता कि इतनी बड़ी बात हो गई, तो वो जैसे अनकंसर्न सा रहता है। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, लाबले इंडिफरेंस। अब इसमें गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं, एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, जल्दी से सिम्टम्स शुरू हुए, एक्यूट ऑनसेट है। अर्ली ट्रीटमेंट, अगर हम अर्ली वो कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचान लें, अर्ली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे प्रोग्नोसिस बेटर रहता है। क्लियरली आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर, और पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सिम्टम शुरू हुआ उससे पहले उसके क्या स्ट्रेसर्स थे, उससे पहले क्या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। फैमिली मेम्बर्स से बात करके और पेशेंट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो जान के, तो आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर्स उनको दूर करें। अबव एवरेज इंटेलिजेंस, और पेशेंट की इंटेलिजेंस अगर अच्छी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसको काउंसल करके उसका ये जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट, स्ट्रेस एंड कोपिंग स्किल्स, उनको दूसरे तरीके के कोपिंग स्किल्स बताएं कि भाई आप ये जो आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये तो उसको, और मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या स्ट्रेसर्स हो रहे हैं, तो उस जीवन में जो स्ट्रेसर्स चल रहे हैं आपके, तो उसको आप कैसे उनको डील कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलर बीच बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी और चीज़ में ध्यान बटा सकते हैं, कोई हॉबी रख सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स अपना सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप उस सिचुएशन को, उस स्ट्रेस को टैकल कर सकें। एंग्जाइटिक्स जब ज़रूरत पड़े देंगे। इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी टू एक्सप्लोर इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द सिम्बोलिज्म ऑफ द कन्वर्जन डिसऑर्डर सिम्टम्स। अब उस पेशेंट को जो ये अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि उनके दिमाग में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, क्या सिचुएशन बेस्ड, क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई उनके आसपास कि उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और वो उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उसको कन्फ्रंट कराना पड़ेगा, जिससे उनका ये जो फिज़िकल सिम्टम्स, जो कॉन्फ्लिक्ट अंदर दबी हुई है और फिर वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गई है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को निकाल के और उसको पेशेंट की अवेयरनेस में लाना, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कैसे करते हैं, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी के द्वारा। हेल्प द पेशेंट टू कम आउट ऑफ सिक रोल, और यदि उन्होंने सिक रोल अपना कर लिया है कि भाई हम तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं हैंडल कर सकते, हम ऐसी डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बीमार पड़ गए, तो उनको उस सिक रोल से बाहर लाना पड़ेगा कि आप कब तक ऐसे बीमार पड़े रहेंगे। भाई आपको जो सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन है, उसको सामना तो करना पड़ेगा ना, कन्फ्रंट करना पड़ेगा। आप कब तक भागते रहेंगे, आप इस तरीके से पूरी ज़िंदगी तो बीमार नहीं पड़ सकते। जो भी लाइफ सिचुएशन है, जो भी स्ट्रेसर है, उसको डील करना पड़ेगा, और वो साथ में सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बीमार होने से कुछ नहीं हासिल होगा। उस लाइफ सिचुएशन को, उस स्ट्रेसर को डील करके और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, और आपके ये जो सिक रोल वाले सिम्टम्स है वो भी सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा लाइट डाली है, और आई होप डैट मतलब कुछ सबको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर आगे चल के मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी और साइकेट्रिक टॉपिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।